छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम उन छोटे शेयरों की बात करते हैं जहां पर कि ज़्यादातर दर्शकों के सवाल मिलते हैं हमें, और इन्होंने बड़ी बड़ी छलांग लगाई हुई हैं। लेकिन इनके 5 दिन के चार्ट देखकर थोड़ा सा दर्शक अब नर्वस हो चुके हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इनमें एवरेजिंग करने का समय है या इनको इनसे निकल जाने का समय है। उसमें मैं शुरुआत करूँगा साउथ इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक और यूको बैंक। रजत सर, अगर मैं ये जो छोटे बैंक्स हैं इन पर वैल्यूएशन वाइज देखूं, क्योंकि बैंक पूरा चला, बैंक निफ्टी 50,000 52,000 की रेंज तक पहुंचा, ये भी बहुत अच्छा चले थे और सबसे अच्छी शुरुआत जो हुई थी छोटे पीएसयू बैंक्स में ही हुई थी, लेकिन उनके पीई मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, आर यू कंफर्टेबल विद? नहीं विवेक, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस नाउ। मैं इसमें भी एक डिस्क्लोजर दे दूं, मेरे शायद सारे व्यूअर्स को पता है और जो मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं उनको भी पता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाज वन स्टॉक जो मैंने 22-23 रुपए पे खरीदा था और अब हमने उसको एग्जिट कर दिया पूरे डिस्क्लोजर के साथ। और इस टाइम अगर आप छोटे बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्लेस्ड मच बेटर और इनको दो फायदे हुए। और सिर्फ छोटे बैंक ही नहीं, आई थिंक काफी टाइम बाद मेरा पर्सनल व्यू है, टाइम में छोटे सरकारी बैंकों से या सरकारी बैंकों से निकल के लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आने की उसकी दो रीजंस हैं। एक तो वैल्यूएशन के हिसाब से वो बहुत सस्ते हैं। अगर आप देखें कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक जो 28-29 के मल्टीपल पे ट्रेड करता था पिछले 5 साल में, कोई रिटर्न नहीं थी स्टॉक, और वो आज 17-18 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और उसका बड़ा रीजन यही था कि काफी पैसा कुछ टाइम से डेट फंड्स में जा रहा था जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी है और फेवरेबल टैक्सेशन थी। इस बजट में जो सरकार ने डेट फंड्स और नॉन फिक्स डिपॉजिट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इन लाइन विद फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो टैक्सेशन दोनों पे सेम है। तो आई थिंक अब आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्क्यूड थी, कम थी, वहां पे बहुत पैसा आएगा, लोग एफडीज बुक करेंगे और वापस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। और पैसा, जैसे आप जानते हैं, द रॉ मटेरियल फॉर द बैंक। तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनका पहले बहुत रनअप हो गया था पर पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पे यहाँ पे निकल के वहां पैसा लगाने में इस टाइम ज्यादा समझदारी है। जैसा आपने कहा, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे जितने भी साउथ इंडियन बैंक हो, वैसे ही वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे पसंद नहीं है, एनपीएस उसके हाई हैं। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक इज इमर्जिंग टू बी अ गुड प्लेस। मेरे अपने पोर्टफोलियो में आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक बहुत लंबे टाइम से है। इसके सिवाय हम अब इनिशिएट कर रहे हैं एचडीएफसी एंड कोटक बैंक जैसे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खरीदने। तो बिल्कुल, तो बड़े छोटे सरकारी बैंक्स और छोटे जो ये प्राइवेट बैंक्स भी हैं जहाँ पर वैल्यूएशन या एनपीएस की कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, जहाँ से कि निकल कर अब आपको बड़े प्राइवेट बैंक्स पर शिफ्ट होना है। और सर ने बताया कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जैसे जो शेयर्स हैं वहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मनीष जी हैं। मनीष जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, डिस्कनेक्ट हो गया इनका नंबर, लेकिन इनका सवाल ले लेते हैं। तो सवाल है इनका, आरवीएनएल के 100 शेयर हैं 615 रुपये के भाव के। अंशुल जी, क्या करना चाहिए इनको अब? अंशुल जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? सॉरी। देखिए, जैसे शो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया है कि रेलवे और डिफेंस के पीएसयूज में मैं कंप्लीटली एग्जिट की सलाह दे रहा हूं, बट आउट ऑफ द ऑल काउंटर एक आरबीएनएल है जहां पे थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो इसमें चाहे तो 540 और 535 540 का मेजर सपोर्ट है। 535 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, बट इकलौता स्टॉक कितना होल्ड करेगा चलेगा कहना मुश्किल है। तो मैं आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो 535 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कर सकते हैं। एक चांस है कि 640 तक ये स्टॉक दे सकता है, बट आई वुड नॉट प्ले फॉर दैट मूव। पुनीत शर्मा जी का सवाल है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के 1500 शेयर हैं 55 के प्राइस के, अपकमिंग लेवल्स क्या होंगे अंशुल जी? और देखिए, स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पे कल आगे ट्रेड किया है, फायर डाउन डेज है, तो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। इसमें 44.9 का स्टॉप लॉस लगा के अगर बाई करते हैं तो ऊपर में पहला टारगेट 57 का मिलेगा, दूसरा टारगेट 64 का मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दें कि हमने अपने क्लाइंट्स को एचसीसी बाई रिकमेंड किया हुआ है जी। यहाँ पर कुछ एक शेयर्स पर और बात करते हैं जो छोटे शेयर्स हैं। रजत सर, एसजेवीएन, एनएचपीसी, इन काउंटर्स पे बहुत बड़े मूव्स मिले, लोग बहुत ज़्यादा निवेश भी करना चाहते हैं, अभी भी बहुत एग्रेसिव साइड पर। सर, हमें इन्हीं दोनों पावर शेयरों पर सवाल आते हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप इन दोनों शेयर को?
विवेक, एसजेवीएन पे मैं आपको बता दूं कि ये शेयर हमने 28 रुपए का लिया हुआ है और अभी तक मेरे काफी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। और जब हमने लिया था तो इसका 9, 8, 9, 10% के आसपास डिविडेंड ही लाता था, तो इसे 2 रुपए के करीब डिविडेंड देता है, तो ये अब भी देते हैं। और हमें इसको रखने की वजह यही थी कि सरकार का सबसे बड़ा हिस्सेदारी है इस कंपनी में, दोनों में, एसजेवीएन में भी, एनएचपीसी में भी। बहुत बड़ी, अराउंड 20-22% ही पब्लिक होल्डिंग के पास था उस टाइम। और फॉर वट एवर रीजन हमें ये लगता था कि कंपनी डिविडेंड देती रहेगी, तो डिविडेंड पे के हिसाब से हमने लिया था। और एसजेवीएन और एनएचपीसी दोनों ही हाइड्रो और सोलर में अपनी कैपेसिटी 2030 तक यहां से बढ़ा के 3 गुनी करने वाले हैं। और दे आर ऑन ट्रैक, जो उन्होंने 2014 में बोला था उतनी कैपेसिटी हाइड्रो और पावर में बढ़ा चुके हैं। फंडामेंटली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो ये शेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन शेयर्स को हमने 4-4, 5-5 के मल्टीपल पे ट्रेड होते देखा, उनको इन मल्टीपल्स पे ट्रेड होता हुआ देख के अगेन फ्रेश बाइंग की सलाह हम नहीं दे सकते। इनफैक्ट मेरे कुछ क्लाइंट्स ने शेयर सिर्फ इसलिए नहीं बेचे कि उनको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लग जाएगा इसमें अगर इस प्राइस पे बेचते हैं। तो अगर आपने डिविडेंड के लिए लेके रखा हुआ है तो आप रखें, बट अंटिल द नेक्स्ट फॉल इन द मार्केट आई वुडंट रिकमेंड। जब तक अगली गिरावट नहीं आती तब तक मैं इन शेयर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। बट मैं एक चीज बोल दूं कि ये शेयर्स आने वाले टाइम में, अगले 8-10 साल का अगर आपका व्यू हो, तो ये अच्छा चलेंगे, आपको नुकसान नहीं देंगे। तो अगर किसी ने लिए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल बने रहें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट, आपको बहुत अच्छा डिविडेंड आता है। और इसमें नजर रखें, अगर गिरे तो इनको ऐड करने की कोशिश। जी, तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि एसजेवीएन में सर कितने समय से और क्यों अभी भी अपने पोर्टफोलियो में सर ने रखा हुआ है और क्या कुछ करना चाहिए। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, बिट्टू सिंह हैं देहरादून से। बिट्टू जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरे पास लोधा के 83 शेयर है सर, 1352 के। ओके, मैक्रोटेक डेवलपर के 1352 रुपए के भाव के शेयर हैं, क्या करना चाहिए पूछ लेते हैं सर। वैसे तो हमने फंडामेंटल व्यू तो ले लिया था कि हमें रजत सर ने बताया कि जितनी भी जो रियल इस्टेट कंपनीज़ हैं उनके शेयर बहुत ज़्यादा चल गए हैं, उतनी अर्निंग नहीं चल रही हैं। लेकिन ऑन चार्ट्स भी एक बार आपका काउंटर पता करवा लेते हैं। अंशु जी, मैक्रोटेक डेवलपर इस पे क्या व्यू है आपका? देखिए विवेक जी, लास्ट ट्यूसडे मुझे याद है कि आप ही के शो पे 1340 के आसपास मैंने कहा था कि इसमें एक बेरिश फ्लैग की फॉर्मेशन है, स्टॉक से इमीडिएट एग्जिट करना चाहिए। पहला डाउनसाइड टारगेट 1182 रुपए का दिख रहा है, जो इलेक्शन के अगले दिन का, जो रिजल्ट के अगले दिन का लो है वो, और उसके नीचे अगर निकलता है तो 1083 तक आ सकता है। तो पहला टारगेट अचीव हुआ है। 8 डाउन डेज है कंटिन्यूअसली। एक बाउंस बैक जरूर कर सकता है 1270, 1280 तक, वहां पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट राउंड ऑफ डाउन मूव में ये हाई लाइकली है कि 1080 ना सिर्फ टच करेगा बल्कि उसके नीचे स्लाइस थ्रू भी कर सकता है। जी, एक दर्शक हैं अजय कुमार, उनका क्लीन साइंस एनर्जी पर सवाल है। अंशुल जी कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स? देखिए क्लीन साइंस में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं है। स्टॉक एक बेस बना रहा है, कुछ समय और लगेगा इस स्टॉक में। जैसे ये 1700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक में मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट होगा। फिलहाल बेस बिल्डिंग में, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और लिए हैं तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 1700 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, उस केस में स्टॉक में 2000-2100 तक की अपसाइड बनेगी, तब बाइंग की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए बेस बिल्डिंग में है तो अवॉइड की लिस्ट में है। जी, एक दर्शक हैं दीपक सिंह, काफ़ी बार सवाल पूछ चुके हैं। दीपक जी मैं एक बार में ही आपका सवाल ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका कैस्ट्रॉल इंडिया पर सवाल है। 300 शेयर हैं 250 के प्राइस के। रजत सर कैसे देख रहे हैं सर ये ऑयल लुब्रिकेंट कंपनीज को, लाइक कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल, और खासतौर से इनका चूंकि कैस्ट्रॉल पर सवाल है, कुछ व्यू आपका? सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। या प्लीज, माइक अनम्यूटेड है। या नो, योर वॉइस क्लियर नाउ सर। हाँ, सो गल्फ ऑयल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था अराउंड 700-750 के लेवल्स पे। बिटवीन कैस्ट्रॉल एंड गल्फ ऑयल मुझे गल्फ ऑयल ज्यादा पसंद है, बिकॉज ईवी फ्लूइड सेगमेंट में इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक है। और अगले 5-7 साल में, एंड गल्फ ऑयल ने सबसे पहले इंडिया में भी ईवी फ्लूइड वगैरह जो लॉन्च किए, उसका उनको एक एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगेन द रन अप दैट दिस स्टॉक हैज सीन has surprised me also, like in the last 1.5 years, and I think we got lucky, हमने बहुत अच्छी प्राइस पे खरीद लिया था। एंड जिस हिसाब से स्टॉक भागा है,
हैविंग सेड दैट, हर हर वो स्टॉक जो बहुत तेज चले उसको बेचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इसको इस प्राइस पे भी हमने किसी पोर्टफोलियो में बेचा नहीं है। इनफैक्ट वी स्टिल हैव अ बाय रिकमेंडेशन ऑन दिस प्योरली बिकॉज दिस इज कैस्ट्रॉल और गल्फ ऑयल इंडिया में आर नियर मोनोपोली फॉर जी oils and fluids. So going forward इसका मार्केट शेयर काफी बढ़ सकता है। तो इसको भी स्लोली यू शुड ऐड ऑन डिप। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, किसने लिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यूएशन इसको बेचने की जरूरत है। जी नेक्स्ट दो काउंटर जहां पर कि सब बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, सुजलॉन और आर पावर। अंशुल जी, इन दोनों काउंटर में किसको रखना चाहिए, किसको बेच देना चाहिए, या दोनों में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? और देखिए विवेक जी, मेरी स्टैंडर्ड पॉलिसी है, मैं एडीएजी स्टॉक्स में कभी बाय रिकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन अगर सिर्फ टेक्निकली बात करें तो 144 दिन का इसमें बीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, वो अगेन फेल हो गया है। तो लॉन्ग स्ट्रैप्ड है आर पावर में, नीचे में समवेयर अराउंड 29 और 26 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है, तो इससे इमीडिएटली एग्जिट की सलाह रहेगी। वहीं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुजलॉन हमने अपने क्लाइंट्स को कल और परसों दोनों दिन बाय रिकमेंड किया है, क्योंकि इसमें एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। जैसे ही 7150 निकलता है, स्टॉक में 90 रुपए तक की अपसाइड आएगी। और आप ही के शो पे 56 रुपीज में जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था, तब हमने 64, 70 और 90 ये तीन टारगेट डिस्कस किए थे, जिसमें से दो आ गए हैं। 90 का भी टारगेट हाई प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगा। जी रजत सर, कुछ एक सवाल मिल रहे हैं लाइक मदरसन संवर्धना पर। प्रिया पटेल जी का सवाल है, इनके पास कुछ शेयर हैं। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ऑटो इंडेक्स में अगर बृहस्पतिवार को देखें तो वहाँ से एक बड़ा रिट्रेसमेंट आया। आई अंडरस्टैंड कि मार्केट भी रिट्रेस हुए, लेकिन ऑटो इंडेक्स में काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट, हम करीब 2400 पॉइंट का हमने देखा कि रिट्रेसमेंट था ऑटो इंडेक्स में। ऑटो एंसिलरी कंपनीज, खासतौर से संवर्धना, भारत फोर्ज, ऐसी कंपनीज को कैसे रेट कर रहे हैं सर? सारी ही कंपनीज बहुत ओवर वैल्यूड है। और जहां तक ऑटो इंडेक्स में एक रिट्रेसमेंट की बात है, उसमें आई थिंक ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जो करेक्ट हुए हैं वही इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, और उन सभी स्टॉक्स में आपने देखा है पुल बैक आया है। हैविंग सेड दैट, पहले बात कर रहा था, अगर आप ऑटो की बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक वन ऑफ आवर बिगेस्ट बाय रिकमेंडेशंस राइट नाउ इज टाटा मोटर्स, जो कि बहुत चल चुका है, 100 रुपए से बढ़ के 1000 रुपए हो गया है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें तो आज भी स्टॉक 13 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। दे हैव द लीडिंग मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट फॉर ईवी। 3 पैसेंजर व्हीकल्स इनकी मार्केट में, 5 और लॉन्च करने वाले हैं, और इसको एक वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, बट आपने ऑटो की बात की, हमने एक रेकमेंड किया है स्टॉक, इसको थोड़ा सा एक वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगा बिकॉज दे आर गोइंग टू सेपरेट देयर कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, दोनों अलग अलग करके अलग लिस्ट होने वाले हैं। तो आई थिंक ये एक स्टॉक है जो आपको ऑटो में इस रिट्रेसमेंट के बाद जरूर ऐड करना चाहिए। कई बार लोग बहुत स्टॉक्स चल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बहुत महंगे हो गए, बट आई थिंक ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसको आपको 5-7 साल के लिए रखना चाहिए। दिस विल गिव यू वेरी वेरी हैंडसम रिटर्न। जी अंशुल जी, संवर्धना आपको ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है सर? एमसुमी वायरिंग पर तो हमने बात की थी, लेकिन संवर्धना ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है? देखिए विवेक जी, चार्ट हमको बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें कपना हैंडल पैटर्न का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था 123 रुपए पे, और वहां से स्टॉक ने 200 रुपए तक की अपसाइड दिखाई है। फिलहाल थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में है, एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर करेक्ट करता है तो 161 तक ये नीचे आ सकता है, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। ऊपर में समवेयर अराउंड 300 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है, जो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है। उसका भी टारगेट 290, 300 के आसपास है, तो हम डिप्स पे बाइंग की सलाह दे रहे हैं। जी रविंद्र कुमार जैन जी का सवाल है, बोल रहे हैं सर आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू जैन साहब। एंड उन्होंने पूछा कि एमएमटीसी को करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? कुछ पैसा ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अंशुल जी, एमएमटीसी और एक काउंटर है एमटीएनएल, ये दोनों लगभग एक रेंज में चले थे, लेकिन इनका बैड लक ये था कि ये लास्ट मूव में मार्केट के चले थे, जब मार्केट बहुत तेज चल रहा था, बिल्कुल मोमेंटम में था, उस समय दोनों काउंटर चले, अपर सर्किट लगते हुए गए, और अब डाउन सर्किट लगते हुए एमटीएनएल तो नीचे आ रहा है, एमएमटीसी भी थोड़ा रिट्रेस हुआ है। क्या करें सर एमएमटीसी में और एमटीएनएल में? देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं, एमएमटीसी हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड किया था। 190 दिन का कपना हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था,
₹92 पे रेकमेंड किया था, शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमारे डन हो चुके थे, बट ये वापस से ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करने आया है, तो करंट मार्केट प्राइस से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे अगर ये स्टॉक ₹108 के ऊपर सस्टेन करता है। तो प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं, अगर कंफर्म बाई करना है तो ₹108 के ऊपर बाई कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका बनेगा ₹98 का, और ऊपर में स्टॉक 145 से 175 ये दो टारगेट अचीव करता हुआ दिखेगा। एमटीएनएल में भी ब्रेकआउट था, उसके टारगेट कंप्लीट हो गए हैं, अब ये रिट्रेस कर रहा है, हाई लाइकली है कि 57 तक ये नीचे आ सकता है। तो अगर एक दो दिन में बाउंस बैक मिलता है, कोई भी आपस सर्किट लगते हैं या उस टाइप का मूव मिलता है, तो एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। 57 नीचे तक आता हुआ दिख रहा है, बट 57 आने पे भी मैं बाय रिकमेंड नहीं करूंगा, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग नहीं है। एमएमटीसी एनी डे बेटर कैंडिडेट है, वहां पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए। जी रजत सर, आपने हाल फिलहाल में अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड किया है क्या? और ऐड किया है तो कितने पीरियड्स के साथ, मतलब कितना लंबा उसको ले जाने का प्लान कर रहे हैं? क्या स्टोरी है उस काउंटर के पीछे? बिल्कुल विवेक, हमने अपने पोर्टफोलियो को काफी क्लीन अप किया है अभी बजट के बाद। एंड दो ब्रॉड चेंजेस जो हमने किए हैं उनमें पहला ये है कि हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के काफी स्टॉक्स बेचे हैं। मैं भी कुछ देर पहले ओएनजीसी की बात कर रहा था, हमने अपने कुछ पोर्टफोलियोज में से ओएनजीसी की एलोकेशन, कोल इंडिया की एलोकेशन कम की है, प्योरली बिकॉज ऑफ द वे दे रन अप। और हमने जहां एडिशन किए हैं वो है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, विच आर प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिनका रीजन मैं शेयर कर चुका हूँ। उसके सिवाय एक सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है एफएमसीजी सेक्टर, जहां वैल्यूएशन के बहुत इस टाइम सस्ते लगते हैं। एंड आई थिंक जो कंपनियां बिल्कुल डेट फ्री हैं, 100, 200, 500 रुपए की चीजें बना रही हैं, उनको आप ऐड करना चाहिए। आईटीसी इज अ स्टॉक जो हमने ऐड किया है, और इसमें अभी होटल्स का डीमर्जर होना है और अलग से वो लिस्ट होने अगले 100 दिन में। उस टाइम आपको होटल का शेयर भी मिलेगा और एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। वी हैव एडेड HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कई साल से नहीं चला। वी हैव एडेड एशियन पेंट्स, ये दोनों अपने हिस्टोरिक मल्टीपल से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो कुछ स्टॉक्स हैं, आईटीसी, HUL, एशियन पेंट्स, या फिर की ब्रिटानिया और नेस्ले, इन स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स हमने ऐड किया है, और अगेन एज आई सेड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नाउ वी आर लुकिंग टू बाय मोर। तो सर ने जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोटक बैंक, HDFC बैंक, साथ ही सर ने ITC, HUL और एशियन पेंट, ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर कि सर ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। कहां से सर ने प्रॉफिट बुक किया? वहां पर उसमें बड़े नाम हैं ONGC, कोल इंडिया और कुछ सरकारी कंपनीज, जहां पर कि सर ने बजट के बाद अपना एलोकेशन कम किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बेट सर ने की हैं। अभिषेक चौधरी जी का सवाल है हुडको पर। अंशुल जी आपसे ही पूछना चाहते हैं, वो 317 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? अभी लॉस में है। देखिए विवेक जी, अभी जैसे रजत जी ने कहा कि सरकारी कंपनियों से उन्होंने भी होल्डिंग कम की है, तो लगभग सभी लोगों ने सरकारी कंपनियों से होल्डिंग कम की है, क्योंकि बहुत तेज रनअप था और इसमें भी ब्रेकआउट आया था कप कैंडल पैटर्न का, जो ऑलमोस्ट अब फेल होने वाला है। स्टॉप लॉस कटने हैं लोगों के, 290 रुपए निकलते से स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे और सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक नीचे में 240 तक आपको इमीडिएट बेसिस पे दिखा दे। जैसे ही 290 रुपए टूटे तो मैं एग्जिट की ही सलाह दूंगा। और किसी भी पीएसयू काउंटर में मुझे फ्रेश बाइंग फिलहाल टेक्निकली देखने के लिए नहीं मिल रही है। एफएमसीजी काउंटर्स जरूर है जहां पे थोड़ी सी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वो भी लार्ज कैप काउंटर्स दिख रहे हैं। जी, प्रतिमा राय जी का सवाल है, मोस्ट चिप पर कुछ एंट्री लेवल बन रहा है क्या अंशुल जी? यहाँ तो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उससे चिप बनाने से जुड़ी कंपनियां, अमेरिका में तो टूट रही है, एनवीडिया जैसी कंपनी, मोस्ट चिप भी चला था शेयर, कोई है एंट्री लेवल? देखिए बहुत टू फास्ट वाला रनअप है, 84 से 320 तक ये स्टॉक चला गया था। अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ रहा है, तो यहाँ पे डाउन साइड दिख रही है मुझे 176 तक। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास है तो आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, फ्रेश पाएंगे तो बिल्कुल सलाह नहीं है। रजत सर, आप ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए शेयर या ग्रीन ईवी से जुड़े हुए शेयर कैसे देख रहे हैं? लाइक ओलेक्ट्रा ग्रीन, जो कि ईवी स्पेस में एक मेजर कंपनी रही है, बहुत अच्छा शेयर भी चला, कैसे देख रहे हैं सर ईवी स्पेस को? ओलेक्ट्रा पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है और अपने ब्लॉग sanasecurities.com पे पब्लिश भी किया है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो जाके देखने का। बट इसमें यही है कि
द वे दे हैव रन अप, जिस तरीके से स्टॉक्स भागे हैं, इनका वैल्यूएशन अभी इतना महंगा हो गया है कि अर्निंग्स अभी कैच अप नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट में स्लो डाउन आता है, चाहे वो अब आए, अब 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद आए, तब तक मुझे नहीं लगता अगले 4 से 6 क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स इस स्पीड पे ग्रो कर सकती हैं कि इनके वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनमें एक करेक्शन आई और ये शेयर नीचे आएंगे, नो डाउट। ये शेयर्स आगे चल के काफी अच्छा चलने वाले हैं। अगेन वन ऑफ दो सेक्टर्स इस पे नजर रखें, लेकिन अभी वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव है, इनको लेना इस टाइम पे बहुत सेंसिबल नहीं। बिल्कुल, तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले शेयर अभी सर अवॉइड करने की ही सलाह दे रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, एनएमडीसी के एक दर्शक ने शेयर लिए हुए हैं 238 के। रजत सर, आप एनएमडीसी एज एन कंपनी, एज एन सेक्टर कैसे देख रहे हैं? आईएनओ से जुड़ी कंपनी है ये। अगेन अगर मैं अभी इसका चार्ट देखूं तो इसके पी रेशियो 12 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये कंपनियां हमने इतनी सस्ती देखी हैं पहले ट्रेड करते हुए, और मुझे नहीं पता पिछले 2 साल में सरकारी कंपनियों में ऐसा क्या हुआ जिससे इनके वैल्यूएशन इतने ऊपर हो गए। देयर विल बी टाइम करेक्शन और अ फास्ट करेक्शन, बट वो होगा। नो डाउट के ये शेयर भी अच्छा है। सरकारी कंपनियों के शेयर ऑब्वियसली कभी भी आपको लंबे टाइम में नुकसान नहीं देते, बिकॉज शेयर जाते नहीं है, बट it would be a very lackluster performance for the next few years. So इससे ज्यादा अच्छे मौके हैं। I think ये अंडर परफॉर्म करेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। जी अंशुल जी, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ या कुछ जो पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो कहाँ लगाना है? देखिए, दो काउंटर्स हैं मिड कैप में जो अगेंस्ट द मार्केट अल्फा जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती है। पहला है कृति नट, जहां पे 128 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। 124 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। 154 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है डीसीएम, यहाँ पे 407 दिन का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो 108 रुपए में बाई करके चलना चाहिए। 99 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और 128 रुपए का टारगेट रहेगा। बट अगेन मैं ये कहूंगा मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े से ज्यादा दिक्कत के माहौल में दिख रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी 25% ऑफ रेगुलर क्वांटिटी ट्रेड करेंगे इस समय में, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो सर ने दो काउंटर दिए हैं। एक तो डीसीएम लिमिटेड, यहाँ पर टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है और 107 रुपये पर ये काउंटर चल रहा है। 128 रुपये के टारगेट्स के लिए इस काउंटर को बाय कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। हमने आज टेक्सटाइल पर बड़ी खबर भी बताई थी कि बांग्लादेश के साथ जो वहाँ पर सोशल क्राइसिस हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, उसका एक फ़ायदा इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को मिल सकता है। दूसरा काउंटर है कृति न्यूट्रिएंट्स, जहां पर कि 154 रुपये के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 132 रुपये चल रहा है, करीब 8 रुपये का स्टॉप लॉस और यहां से करीब 22 रुपये ऊपर का अपसाइड यहाँ इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रजत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।